और उधर मध्य प्रदेश में अगर आप देखें तो अमरवाड़ा विधानसभा उपचुनाव के लिए बस अब कुछ घंटे बचे हैं वोटिंग के लिए। ये जनता कल अपना फैसला ईवीएम में दर्ज कर देगी। वैसे तो इस उपचुनाव से न तो सरकार को कोई फर्क पड़ने वाला है और ना ही विपक्ष को कुछ उपलब्धि मिलने वाली है, लेकिन फिर भी ये नाक का सवाल सीट बन चुकी है। बिल्कुल पुनीत जी, और आम चुनाव में इकलौती सीट जो कांग्रेस के पास थी छिंदवाड़ा की, वो सीट भी अब निकल गई है। लेकिन ये उपचुनाव कहा जा रहा है कांग्रेस की एक और अग्नि परीक्षा साबित होगा, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ये उपचुनाव का परिणाम कई संदेश लेकर आएगा। इस सीट के सियासी समीकरण ही कुछ ऐसे हैं कि एक दूसरे की धुर विरोधी दोनों ही राजनीतिक पार्टियां हर हाल में इस सीट पर जीतना चाहती हैं। चलिए आपको एक बार फिर से, जैसा भी दीपक भी बता रहे हैं, दीपक जी, हम एक नजर डालते हैं कि अमरवाड़ा सीट के सियासी समीकरण क्या हैं जिनकी वजह से आप और हम ये कह रहे हैं कि दरअसल इस सीट पर एक तो जीत हर एक के लिए मैसेज लेकर आएगी। जरा देखते हैं वो समीकरण क्या है। तो देखें, 2023 में कांग्रेस प्रत्याशी कमलेश शाह ने ये सीट को जीता था। वे लगातार यहां से सीट जीतते रहे कांग्रेस पार्टी के टिकट पर, लेकिन कमलेश शाह ने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और बीजेपी में शामिल हो गए थे जब लोकसभा चुनाव आ रहे थे, और कमलेश शाह के इस्तीफा देने से ही ये सीट खाली और इसी वजह से उपचुनाव। और उसके बाद होता क्या है, भारतीय जनता पार्टी यहां बड़े ही चालाकी से बड़ा फैसला लेती है, उसी प्रत्याशी को मैदान में उतारती है जो कभी कांग्रेस का विधायक था, यानी कमलेश शाह को ही पार्टी टिकट देती है। कमलेश शाह को बीजेपी अपना प्रत्याशी बनाती है। अब कांग्रेस के लिए एक बड़ी चुनौती थी, कांग्रेस किसे अपना प्रत्याशी बनाए। काफी गहन मंथन हुआ, धीरेन्द्र शाह के नाम पर मुहर लगी और तय किया गया कि कांग्रेस की तरफ से धीरेन्द्र शाह ये चुनाव लड़ेंगे। तो अब सीधा मुकाबला धीरेन्द्र शाह बनाम कमलेश शाह के बीच है। दोनों ही प्रत्याशी शाह हैं और इस बीच तीसरे राजनीतिक दल के तौर पर गोंडवाना गणतंत्र पार्टी क्या कमाल दिखाती है, क्योंकि खबरें हैं कि आदिवासियों का वोट गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को जा सकता है। जो बीजेपी या कांग्रेस किसे प्रभावित करेगा ये परिणाम बताएंगे। और यहाँ राविन भलावी जो हैं वो त्रिकोणीय मुकाबला बना पाते हैं कि नहीं, ये देखना पड़ेगा। 9 बार कांग्रेस और 2 बार बीजेपी इस सीट पर जीती है। 2003 में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने भी यहाँ पर जीत दर्ज की है। और एक जो मैसेज की हम बात कर रहे थे, क्या कमलनाथ के गढ़ को वाकई बीजेपी ने ध्वस्त पूरी तरह से कर दिया है, ये इस उपचुनाव का नतीजा स्पष्ट करेगा। क्या यहाँ की जनता की नज़र में जो प्रत्याशी हैं भारतीय जनता पार्टी के कमलेश शाह, उन्होंने धोखा दिया, ये जनता मानती है, इस पर मोहर होगी या फिर इसके विरोध में मोहर होगी। और तीसरा, कांग्रेस पार्टी ने क्या अपने इस किले को खो दिया है, क्या कमलनाथ ने इस गढ़ को पूरी तरह खो दिया है, इसका भी फैसला सामने आ जाएगा। तो 2 दिन बाद जब नतीजे आएंगे तब इन सारे सवालों के जवाब संदेश के तौर पर आपके हमारे सामने होंगे। जिस भी सेक्टर महोदय के पास है, चलिए अब जरा आपको स्थिति दिखाते हैं कि किस तरह के हालात हैं, किस तरह की स्थिति है। और टीवी स्क्रीन के ऊपर आप 3 चेहरे देख रहे हैं। कांग्रेस बनाम बीजेपी के बीच में सीधा मुकाबला है। पूर्व सीएम कमलनाथ बनाम पूरा बीजेपी संगठन, हमने देखा था लोकसभा चुनाव में भी लड़ा था, लेकिन अब की बार क्या कांग्रेस के पिछले प्रत्याशी रहे, पिछले विधायक रहे जो अब बीजेपी के प्रत्याशी बनकर सामने हैं, कमलेश, उनके ऊपर जनता का भरोसा है या फिर बीजेपी कैंडिडेट के सामने कांग्रेस का दरबार समर्थित उन्हीं के परिवार का कैंडिडेट जीत दर्ज करता है, ये देखना होगा। दीपक बिल्कुल पुनीत जी, और साफ जाहिर है कई राजनीतिक विश्लेषक ये भाप ही नहीं पा रहे हैं कि गोंडवाना गणतंत्र पार्टी अगर कुछ हद तक वोट हासिल कर भी लेती है, भले ही उनका प्रत्याशी ना जीते, नुकसान इसका बीजेपी को होगा या कांग्रेस को होगा ये अभी कुछ भी पता नहीं चल रहा, और ये कहना भी जल्दबाजी होगी। जो परिणाम 12 तारीख को आएंगे तभी पता चलेगा। चलिए, तो 2023 के नतीजे भी टीवी स्क्रीन के ऊपर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, कौन कितने वोटों से जीता था, कौन कितने वोटों से हारा था। लेकिन अब ये सब पुरानी बातें हैं। और क्या ये समीकरण जो हमने 2023 में देखे, क्या जो हमने समीकरण इसके पहले वाले चुनाव में 18 में देखे थे, क्या वैसे ही समीकरण अब की बार अमरवाड़ा में है? क्योंकि उपचुनाव में एक वैसे ही अपर हैंड बेनिफिट मिलता है सत्ता पक्ष को। सत्ता पक्ष में भारतीय जनता पार्टी है, उसके पास में कांग्रेस का पुराना प्रत्याशी है। लेकिन सवाल वही कि क्या जनता मानती है कि उन्होंने धोखा दिया है जिसकी वजह से उपचुनाव हुआ है, या फिर उन्होंने विकास की खातिर पाला बदला जैसा वो दावा करते हैं। इस पर जनता की मोहर है, सामने आ जाएगा। फिलहाल इन 3 बड़े चेहरों के बीच में मुकाबला आपको दिखेगा जो टीवी स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आ रहे हैं। और एक और आपको बता दें दिलचस्प बात इस उपचुनाव से जुड़ी, इस पूरे उपचुनाव में आप ये भी देखिए, आंकड़ों के जरिए आपको हम बता रहे हैं,
पुनीत जी, मुझे लगता है ये आंकड़े काफी रोचक हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा, और 13 तारीख को इसके जवाब आने वाले हैं, तब हम इस पर और खुलकर बातचीत करेंगे। फिलहाल इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि क्या यहां त्रिकोणीय मुकाबला बन पाएगा गोंगपा के द्वारा, या फिर मध्य प्रदेश में इस सीट के ऊपर एक बार फिर वही जंग बीजेपी और कांग्रेस के बीच में दिखती। चलिए देखेंगे, 13 तारीख को नतीजों का इंतजार करेंगे। उसके पहले कल वोटिंग का प्रतिशत कितना रहता है, लोगों में रुझान कितना है, क्योंकि उपचुनाव में लोगों का रुझान वोटिंग को लेकर जरा कम रहा है। देखते हैं कल इसमें क्या रिकॉर्ड बनता है या टूटता है।